मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको आईआरआर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मॉडिफाइड का कॉन्सेप्ट समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोनों में फर्क क्या है, मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आईआरआर निकालने के लिए एक रेट निकाल रहा हूं और उस रेट को फिर मैं डिस्काउंट करके देख रहा हूं कि वो सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज के बराबर हो रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इन सब की निकालूंगा फ्यूचर वैल्यूज। और फ्यूचर वैल्यूज कहां तक निकालूंगा कि मान लो कि पहला साल है और मेरा प्रोजेक्ट 5 साल का है, और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल का है, इसका मतलब मैं 5th ईयर तक उसको लेके जाऊंगा। तो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ एफ पी इक्वल्स पी वी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू। तो दिस इनटू जो कि जी 1 पॉइंट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, 1.1 रख दिया जी, और पावर लगा जी। अब देखो पहले साल पे खड़े हो और 5th पे जाना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने बनेंगे? पहले साल पे खड़े हो और 5th पे जाना है, एग्जैक्टली तो ये हो गया 4। इसी तरीके से अगले पार्ट पे आओ, इसका हो जाएगा कितना 3। अगले पार्ट पे आओ, इसका कितना हो जाएगा 2। अगले पार्ट पे आओ, इसका हो जाएगा 1। अगले पार्ट पे आओ। अब ये 28,000 जो है वो एग्जैक्टली 28,000 रहेगा, क्योंकि 5th ईयर पे खड़े हैं ना, इसके ऊपर हमको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं लगा सकते, तो ये एग्जैक्टली 28,000 पे खड़ा रहेगा। तो ये हमने क्या किया कि हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यूज थे उनको हम कंपाउंड करके ले गए हमारे प्रोजेक्ट के लास्ट ईयर के ऊपर, यानी कि 5th ईयर के ऊपर। इसको मैं फिलहाल राउंड कर रहा हूं ताकि ठीक हो गया। मैंने क्या किया, इनकी फ्यूचर वैल्यूज निकाली, और जिस तरीके से हम सम करते हैं वैसे ही मैंने इसको सम कर लिया। ये अमाउंट बन गई जी 2,22,365। ये तो आ गई इनकी फ्यूचर वैल्यू, सम ऑफ फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है, अब मुझे मॉडिफाइड निकालना है, तो मेरे पास अब देखो क्या क्या अमाउंट्स मौजूद हैं। मेरे पास अब फ्यूचर वैल्यू मौजूद है, फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास ये अमाउंट। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू मौजूद है, ठीक है, और ये प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, मैं प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं 1 लाख। 0 टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट में डाले 1 लाख रुपए, कैश फ्लो जनरेट किए, और उन कैश फ्लोज की मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। मेरे पास एन मौजूद है 5 ईयर्स, और जिस तरीके से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस इटसेल्फ एक आर है, उसी तरीके से MIRR भी इटसेल्फ एक रिटर्न है। अब मैं सिंपल MIRR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, वही फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, FV इंटू PV 1 प्लस, यहां पे अब आर की जगह पुट करूंगा MIRR की पावर n। अब जब आप कैलकुलेटर पे फ्यूचर वैल्यू डालोगे, प्रेजेंट वैल्यू डालोगे, एन डालोगे, MIRR की जगह पे आप x पुट करोगे, तो वो आपको x की वैल्यू निकाल 17.33। तो हम इसको चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास MIRR की वैल्यू क्या निकल रही है।
तो हमने एक्सेल को बताया जी हमने MIRR निकालना है, और MIRR निकालने के लिए हमारे पास ये डाटा मौजूद है, और हमने जो फाइनेंस डेटा लिया जी वो हमारे पास 10% है जी, और हमने री इन्वेस्टमेंट रेट भी परफेक्ट हो गया जी। 17.33% is the modified internal rate of return. Perfect. अब IRR और modified internal rate of return यानी MIRR, इन दोनों में की assumption में फर्क क्या है? आप जब IRR पे गौर करते हो, देखो यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं ना, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये 2.74% जो है ये हर साल उसकी जेब में डाल रहे हैं। अगर मैं IRR निकाल रहा हूं प्रोजेक्ट का, तो मैं एक्चुअली लॉजिक क्या अप्लाई कर रहा हूं कि मैं हर साल जो प्रोजेक्ट का IRR निकल रहा है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में 24.74% इसका IRR, मैं ये IRR की जो परसेंटेज है हर साल इन्वेस्टर की जेब में डाल रहा हूं, प्रोजेक्ट से निकाल के इन्वेस्टर की जेब में डाल रहा हूं। मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? जिस तरह हम एनपीवी निकाल रहे हैं, एनपीवी में हम फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, तो वो जो 10% है वो हम इन्वेस्टर की जेब में डाल रहे हैं ना। तो IRR में लॉजिक क्या अप्लाई हो रही है? एग्जैक्टली वही लॉजिक अप्लाई हो रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% डाल रहे हैं, IRR 24.74% है, तो हम IRR का रेट जो है वो इन्वेस्टर की जेब में डाल रहे हैं। जब हम MIRR की बात करते हैं, तो MIRR के पीछे अजम्पशन ये अप्लाई होती है कि अब हम इन्वेस्टर को जो रेट हमने देना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, वो अब हम इन्वेस्टर को नहीं दे रहे, उसको हम प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। क्योंकि हमने एक कैश फ्लो था, उस कैश फ्लो का हमने फ्यूचर वैल्यू निकाला ना, यानी फर्स्ट ईयर कैश फ्लो निकला 45,000, उसको हम 5th ईयर पे ले गए कंपाउंड करके। तो इसका मतलब ये है कि जो 45,000 के ऊपर 10% मैंने इन्वेस्टर को देना था, वो मैंने इन्वेस्टर को नहीं दिया, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया दोबारा, तो उस पर कंपाउंडिंग इंपैक्ट आ गया। ये एग्जैक्टली वही लॉजिक अप्लाई हो रही है जब हम किसी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं टीवीएम के अंदर, और उस पर कंपाउंडिंग इंपैक्ट किस तरीके से लगता है हर ईयर के हिसाब से। तो एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है कंपाउंडिंग, बिल्कुल सही, ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं कि हम जो 10% बिजनेस से कमा रहे हैं, वो जो 10% है वो 10% हम इन्वेस्टर की जेब में नहीं डाल रहे, हम बिजनेस के अंदर ही, प्रोजेक्ट के अंदर ही री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर कंपाउंडिंग इंपैक्ट लेके आ रहे हैं ना। तो वो जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट है वो कहां तक जाएगा? आपकी प्रोजेक्ट की लाइफ तक। और प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 5 साल। 5th ईयर इज द लास्ट ईयर ना, जिसके बाद डिसाइड करोगे कि अब हम प्रोजेक्ट को वाइंड अप करेंगे। जब भी प्रोजेक्शन की जाती है तो उस वक्त यही प्लान किया जाता है कि हम 5 साल की प्रोजेक्शन करेंगे, और अजम्पशन ये लेंगे कि 5 साल के बाद हमने इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है। वो अलग बात है कि हर साल उसके ऊपर काम होता रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज, जब आप मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बात करते हो तो इसका मतलब ये है कि अब आप वो 10% या जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकाल के आप इन्वेस्टर की जेब में नहीं डाल रहे, बल्कि उसको बिजनेस में ही इंजेक्ट कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे नेट इनकम निकली, नेट इनकम CFO लेकर गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कितना % डिविडेंड देना है और कितना % री इन्वेस्ट करना है।
ये बिल्कुल आपका जो पहला लेक्चर था मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि 10% जो है इस प्रोजेक्ट का वो हम निकाल के डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, हम पूरा का पूरा पैसा जो है रिटेन्ड अर्निंग में डाल रहे हैं और इसको आगे हम बिजनेस में यूज करेंगे। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की भी अजम्पशन वही अप्लाई होती है जो कि आईआरआर की होती है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि इस वक्त 10% है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर यही रेट लेस देन हो जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे।